Morning everyone. Today we are going to take another lecture on the microeconomic analysis part 1, and on the last occasion when we left our discussion on this YouTube channel, we were discussing about indirect utility function. What basically is indirect utility function and what are the properties of the utility function. तो लास्ट टर्म पे जब YouTube चैनल पे हमने अपने लेक्चर ख़त्म किया था, मैंने लेक्चर की सीरियलिंग कर दी है C2, C3, और तो ये उसी कड़ी का एक अगला लेक्चर है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में। और लास्ट टर्म पे जब हमने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें आपको ये बताया था हमने कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, और उसी के साथ साथ ये भी बताया था कि यूटिलिटी फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करते हैं इनडायरेक्टली एक्सपेंडिचर फंक्शन से, तो वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो होल्ड की जानी चाहिए। दोज प्रॉपर्टीज मस्ट बी ट्रू when we derive the utility function through the expenditure function. इसके अलावा उन प्रॉपर्टीज की एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि उनके माध्यम से हम कुछ एक्सपेंडिचर फंक्शन की प्रपोजिशंस के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे कि अगर वो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो एक्सपेंडिचर फंक्शन भी कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करता है, और उन प्रपोजिशंस को भी हम उसके माध्यम से निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए आज का जो लेक्चर है उसका टाइटल हमने दिया इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, बेसिक फैक्ट्स अबाउट यूटिलिटी एंड एक्सपेंडिचर फंक्शंस। तो यूटिलिटी फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज आपको बताई थी उनका एक ब्रीफ रिव्यू करेंगे, एक रिवीजन करेंगे, और उसके बाद एक्सपेंडिचर फंक्शन को हम उसी से डिराइव करेंगे, और लास्ट में हम शेफर्ड-उजावा डुअलिटी थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये तीन चीज़ें आज के लेक्चर में हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज अबाउट द यूटिलिटी फंक्शन, जो हम लास्ट टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं एक रिवीजन के लिए, और चूंकि एक्सपेंडिचर फंक्शन के प्रपोजिशंस उस पर बेस करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, यूटिलिटी फंक्शन का एक रिवीजन कर लें, और फिर एक्सपेंडिचर फंक्शंस के प्रपोजिशन को से डिराइव कर लें, और लास्ट में शेफर्ड-उजावा प्रपोजिशन जो डुअलिटी थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स जो छोटा रख रहे हैं ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें सब कुछ। ये प्रपोजिशन, ये जो प्रॉपर्टीज हैं यूटिलिटी फंक्शन की, उसकी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम पे आपको दिखाई थी उसी का रिवीजन है। कंज्यूमर इज नॉन सेटेड फॉर सम वैल्यूज ऑफ x1, x2। x1 और x2 दो गुड्स हैं, यहाँ पे हमने z और c के माध्यम से उन्हें इंडिकेट किया। x1 गुड z है जो x एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है, और x2 गुड c है जो हमने y एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड कंज्यूमर इज नॉन सेटेड, यानी कंज्यूमर उनके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम सेसिएशन लेवल पे नहीं पहुंचा। जैसे अगर आप देखें x एक्सिस पे चले जहाँ गुड z है, तो जैसे जैसे z का कंजम्पशन बढ़ेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। z स्टार पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, यानी कंज्यूमर को अब इस गुड की और आवश्यकता इसके बाद नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम सेसिएशन लेवल, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो डिराइव कर सकता है x से, z गुड z से, जिसे हमने गुड x1 की संख्या दी हुई है। ऐसे गुड x2 जो हम गुड c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो जैसे जैसे कंजम्पशन गुड C का बढ़ेगा या x2 का बढ़ेगा,
तो सी स्टार यहाँ पे बना रखा है, ये इसका मैक्सिमम सेचुरेशन लेवल है। कंज्यूमर डज नॉट नीड एनी मोर ऑफ गुड सी बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट बना रखा, देखिए डॉटेड लाइन से हमने जेड स्टार और सी स्टार जहाँ कट कर रहे हैं, पॉइंट एस है, और यहाँ क्वाड्रेंट 1 नाम दे दिया है। और इसके बीच में ये जो कंटिन्यूअस कर्व है क्वाड्रेंट 1 में, ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व है जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो। और जेड स्टार के बाद उसको गुड जेड की जरूरत नहीं है, इसलिए जब कर्व डॉटेड होता है और क्वाड्रेंट 2 में जाता है तो वो सी स्टार के तो नीचे है लेकिन जेड स्टार से अधिक है, यानी जेड की उसे जरूरत नहीं है और कंजम्पशन की, लेकिन सी अभी और कंज्यूम कर सकता है। तो इसीलिए लिखा है सेटेड इन जेड नॉट सेटेड इन सी, यानी जेड के वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे है मगर सी के सेटिस्फेक्शन पे लेवल पे नहीं है। और उसके बाद जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो सी स्टार के भी बाहर है, जेड स्टार के भी बाहर है, क्वाड्रेंट 3। वहां पे वो दोनों सेटेड इन बोथ, यानी वो दोनों उसको अब और नहीं चाहिए क्वाड्रेंट 3 में, सेटेड इन बोथ। और क्वाड्रेंट 4 में जब वापस आता है तो जेड स्टार की उसे जरूरत है लेकिन सी की जरूरत नहीं, तो सेटेड इन सी नॉट सेटेड इन जेड। तो चारों क्वाड्रेंट में केवल एक क्वाड्रेंट है जहां इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है और कंज्यूमर उसी कॉन्वेक्सिटी रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो शॉर्ट में जो इलिप्टिकल इंडिफरेंस कर्व है उसमें केवल एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, वेयर द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स, और इसका मतलब है वहां पे वो x1 x2 में इंटरचेंज कर सकता, सब्स्टिट्यूशन कर सकता, बिकॉज इट नीड्स एनी ऑफ द टू गुड्स मोर, एंड कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग इन दैट क्वाड्रेंट ओनली along that indifference curve which is convex from below। तो इसीलिए हमने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी फंक्शन में, कि कंज्यूमर इज नॉट सेटेड फॉर सम वैल्यूज ऑफ x1 x2, क्योंकि अगर वो सेटेड है तो उस केस में एक्सचेंज नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन x1 x2। तो इसलिए ये जरूरी है एक प्रॉपर्टी कि कंज्यूमर जो है इट इज ऑपरेटिंग इन क्वाड्रेंट 1 वेयर द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स, which implies that consumer can substitute x1 for x2 or x2 for x1 because it is not sated, not reached the satisfaction, maximum satisfaction level of any of the two goods। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। इसके बाद ये दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, यूटिलिटी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉसाई कॉन्केव, यानी यूटिलिटी फंक्शन जो है इट इज कॉन्केव फ्रॉम बिलो। और इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे गुड एक्स आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो यूटिलिटी जो है वो बढ़ती है, इट इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो ये कॉन्केव का मतलब, इंडिफरेंस कर्व तो कॉन्वेक्स है लेकिन जो टोटल यूटिलिटी फंक्शन है जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं इट इज कॉन्केव फ्रॉम बिलो। कॉन्केव फ्रॉम बिलो का अर्थ समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे आप गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब यह है कि इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी हर एक्स्ट्रा यूनिट आपको कम यूटिलिटी देगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस है, इज डिमिनिशिंग, बट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली कॉसाई कॉन्केव। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स है, वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी, और कर्व आप देखिए बढ़ रहा है लेकिन उसकी बढ़ने की गति जो है वो धीमी होती जा रही है, तो इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो जो भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्केव है, तो वो it will increase but at a diminishing rate. Each extra unit will give less and less satisfaction। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको पहले बताई थी
यूटिलिटी फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस। यूटिलिटी फंक्शन कंटिन्यूअस का जो एडवांटेज है कि हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव ले सकते हैं उसका। ये कंटिन्यूटी का फायदा है क्योंकि कई जगह हमें रेट ऑफ चेंज की जरूरत पड़ती है जिससे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। तो यूटिलिटी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस। और ये जो यूटिलिटी फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज है, और कोई भी यूटिलिटी फंक्शन जो है ये प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करता है, consumer is not sated for some values of x1 x2, total utility function is continuous, और utility function is strictly concave। जो भी यूटिलिटी फंक्शन ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा उसे हम वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। और वेल बिहेव्ड का मतलब ये है कि एक तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है और इक्विलिब्रियम में देयर विल बी अ यूनिक वैल्यू of good x1 and x2 which gives consumer a maximum level of satisfaction। तो ये जो प्रॉपर्टीज अगर कोई भी यूटिलिटी फंक्शन होल्ड करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो यूटिलिटी फंक्शन वेल बिहेव्ड है। यानी वो कन्वेंशनल यूटिलिटी एनालिसिस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसको फॉलो करता है और इसीलिए हम उसे वेल बिहेव्ड कह रहे हैं। और उसके बाद कुछ प्रपोजिशंस हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन के, ये नया है जो आज हमने ऐड किया है इसमें। वो लेक्चर बताना इसलिए जरूरी था कि कहीं पे उसकी जरूरत पड़ सकती है प्रॉपर्टीज की, आप उसको याद रखें। और अब प्रपोजिशंस अबाउट द एक्सपेंडिचर फंक्शन, कि एक्सपेंडिचर फंक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी अगर यूटिलिटी फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ये है। तो व्हाट विल बी द characteristics or the properties of the expenditure function। पहला है expenditure function is linear homogeneous in absolute prices of goods। homogeneity postulate आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने लास्ट सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर 1 में कॉर्ड-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपको पढ़ाया था। होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी ये है, होमोजेनस इन एब्सोल्यूट प्राइसेस ऑफ गुड्स। यानी अगर हम प्राइसेस को डबल करेंगे तो हमें एक्सपेंडिचर भी डबल करना पड़ेगा टू गेट द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। द एक्सपेंडिचर फंक्शन इज लीनियर होमोजेनस इन एब्सोल्यूट प्राइसेस ऑफ गुड्स। इस प्रॉपर्टी का मतलब है, यहाँ पे उसे समझाया गया है कि if all prices are doubled then total expenditure required to get the same level of utility must be doubled। यानी अगर हम P1 P2 को डबल करते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर भी डबल करना पड़ेगा। तो जिस प्रपोर्शन में P1 P2 बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन में एक्सपेंडिचर यहाँ बढ़ रहा है, और ये लीनियर होमोजेनस का मतलब है। और एक्सपेंडिचर फंक्शन इज लीनियर होमोजेनस। यहाँ मैथमेटिकली दिखाया गया ई एक्सपेंडिचर है P1 x1 प्लस P2 x2, ये टोटल एक्सपेंडिचर है दोनों गुड्स पे। और प्राइस अगर लेमडा टाइम्स बढ़ता है तो हमारा एक्सपेंडिचर ई स्टार हो जाता है, लेमडा टाइम्स P1 लेमडा टाइम्स P2। लेमडा कॉमन ले लिया, P1 x1 प्लस P2 x2 ई के बराबर, तो लेमडा टाइम्स ई। यानी जिस प्रपोर्शन में प्राइसेस बढ़े हैं P1 P2, फाइनल एक्सपेंडिचर भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। यानी अगर लेमडा टाइम्स प्राइसेस बढ़े हैं तो लेमडा टाइम्स ही फाइनल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तभी हम यू स्टार या एक पर्टिकुलर यूटिलिटी लेवल को प्राप्त कर सकते हैं। तो वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन द सेम प्रपोर्शन इन द प्रपोर्शन इन विच प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। ये लीनियर होमोजेनिटी का इसका अर्थ है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है, पहली लीनियर होमोजेनिटी की हो गई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। एक्सपेंडिचर फंक्शन इंक्रीजेस मोनोटोनिकली विद द यूटिलिटी लेवल।
एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है विद द यूटिलिटी लेवल। इसका सिंपल लैंग्वेज में अर्थ यह है कि अगर हमें हायर यूटिलिटी चाहिए, हायर यूटिलिटी, if we want to move from one indifference curve to another on a higher scale, then we have to increase the expenditure. The expenditure function increases monotonically with the utility level, यानी जैसे जैसे यूटिलिटी अगर बढ़ती है तो हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। या सिंपल लैंग्वेज में हायर एक्सपेंडिचर इज नीडेड टू गेट द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी लेवल एंड लोअर एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड टू मीट द लोअर यूटिलिटी लेवल। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन मोनोटोनिकली, मोनोटोनिक मतलब एक दिशा में वो बढ़ रहा, it is increasing in one direction, or to get the higher utility level we have to increase the expenditure also. बगैर एक्सपेंडिचर बढ़ाए हम हायर यूटिलिटी लेवल को नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, एक्सपेंडिचर फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी थी लीनियर होमोजेनिटी, यानी जिस प्रपोर्शन में प्राइस बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शन में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तभी हम एक यूटिलिटी लेवल जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हमें हायर यूटिलिटी जाना है तो हमें एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना पड़ेगा, हमें लार्जर एक्सपेंडिचर x1 x2 पे खर्च करना पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, एक्सपेंडिचर फंक्शन इज कॉनकेव इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन इज कॉनकेव इन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। ये जो रिलेटिव प्राइसेस हैं उनमें अगर कोई चेंज होता है तो उस केस में एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है दैट इज कॉनकेव, कॉनकेव फ्रॉम बिलो। उसका कारण ये है कि अगर एक कमोडिटी का दाम कम होता है और दूसरे का मान लीजिए वही रहता है तो कंज्यूमर विल, क्योंकि x1 x2 यहाँ सब्स्टिट्यूट है, इन डिफरेंस कर्व में यू कैन सब्स्टिट्यूट x1 फॉर x2। तो जैसे प्राइस इफेक्ट होता है उसी तरह से यहाँ पे भी ये प्राइस इफेक्ट है। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन प्राइसेस कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ x1, क्योंकि अभी उसके नॉन सेटेड लेवल पर नहीं है x1 x2। तो अगर x1 का दाम कम हो जाता है तो कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ x1 और x2 का कंजम्पशन कम हो जाएगा, जो कि अब रिलेटिवली x1 की तुलना में उसका प्राइस हाई है। तो कंज्यूमर कुड सेव सम अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि अगर वो वही x1 x2 खरीदता तो इट हैज टू स्पेंड मोर ऑफ हिज टोटल एक्सपेंडिचर, और क्योंकि उसने सब्स्टिट्यूशन किया है, कंज्यूमर इज बाइंग मोर ऑफ x1 विच इज नाउ रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू x2, तो कंज्यूमर का जो टोटल एक्सपेंडिचर फंक्शन है इस केस में वो कॉनकेव होगा, बिकॉज less of expenditure is now needed to जो टोटल टू हैव द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी जो उसे पहले मिल रही थी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, therefore as relative price undergo change he rearrange his purchases to buy more of less expensive good in place of dearer, जो ज्यादा dearer वन मतलब जो ज्यादा कॉस्टली है। This substitution continues until consumer gets the same satisfaction. तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि मान लीजिए कि सपोज देयर आर टू डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फ्लोर और दोनों का दाम 10 रुपए पर केजी है और कंज्यूमर 10 किलो हर एक ब्रांड को यूज कर रहा, तो टोटल एक्सपेंडिचर 100 एक पर होगा और 100 दूसरे पे, तो 200 हो जाए। अब मान लीजिए कि एक का दाम 15 रुपए हो जाता, दूसरे का चेंज नहीं होता, तो अगर हम
ये मान लें कि 10 किलो पुराना ले रहा है एक और 10 दूसरा, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 250। लेकिन अब एक ब्रांड कॉस्टली हो गया तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूशन करेगा, प्लेस ऑफ हायर प्राइस इट विल सब्स्टिट्यूट लोअर प्राइस गुड। अब मान लीजिए वो 15 किलो एक और 5 किलो दूसरा इस्तेमाल करता है, तो सस्ता वाला 15 किलो है, 15 इंटू 10 150, और 15 इंटू 5 75, 150 और 75 225। तो अगर वो ये रीअरेंज ना करता तो उसे 250 रुपया देना पड़ता टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कंज्यूमर विल बाय रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू द डियरर कमोडिटी, तो उसे 225 रुपया देना पड़ रहा है। कंज्यूमर कुड सेव 25 रुपीज, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन प्राइसेस, जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है इट इज कॉन्केव फ्रॉम बिलो। तो कॉन्केविटी का मतलब यह है कि इट हैज टू स्पेंड लेस as there is a relative change in prices, because consumer will substitute relatively cheaper goods, will be substituting relatively low price goods in place of the dearer one, भी इसका मतलब है। तो तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने पढ़ी हैं। पहली ये लीनियर होमोजेनिटी की है, ये जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है इट इज लीनियर होमोजेनस, यानी टू गेट द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है टू गेट द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी कंज्यूमर हैज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। और तीसरी प्रॉपर्टी अभी आपको बताई कि जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है इट इज कॉन्केव फ्रॉम बिलो in relative prices of commodities. If there is a relative change in prices, then consumer will substitute low price good in place of dearer one, and this substitution would enable consumer to save certain amount of expenditure, or in other words consumer will have to spend less as compared to what he was स्पेंडिंग अर्लियर। मैंने एग्जांपल भी दिया यहाँ पे कि कंज्यूमर को रिलेटिवली कम पैसा खर्च करना पड़ेगा एज कंपेयर टू अर्लियर वन, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन प्राइसेस देन द एक्सपेंडिचर फंक्शन इज कॉन्केव फ्रॉम बिलो। कंज्यूमर विल हैव टू स्पेंड लेस एंड लेस अमाउंट टू अटेन द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो ये तीन प्रपोजिशन जो हैं ये हम या तीन प्रॉपर्टीज एक्सपेंडिचर फंक्शन की हैं जो डायरेक्टली हम डिराइव कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिसे हम यूटिलिटी फंक्शन जो हमारा दिया हुआ उसके आधार पर मान के हम एक्सपेंडिचर फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज को डिराइव कर सकते हैं। तो ये प्रपोजिशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, यूटिलिटी फंक्शन के भी और एक्सपेंडिचर फंक्शन के, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और इसी वजह से शेपर्ड उजावा ने एक डुअलिटी थ्योरम दी। These prepositions and properties of the utility function, they are interconnected, they are not independent, और इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो दो इकोनॉमिस्ट हैं शेपर्ड और उजावा, they have propounded a duality theorem. ये duality theorem क्या स्टेट करती है इसको देख लें। ये कहती है कि if there exists an expenditure function E dash, अगर एक एक्सपेंडिचर फंक्शन E dash कोई एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें ये प्रॉपर्टीज हैं, वो कंटिन्यूअस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, होमोजेनस है और कॉन्केव है।
जो अभी प्रॉपर्टीज आपको बताएं। इफ देयर एग्जिस्ट एन एक्सपेंडिचर फंक्शन ई डैश विच इज कंटिन्यूअस, monotonically increasing, homogeneous and concave, then there exists a well behaved utility function। तब एक well behaved utility function u dash exist करेगा such that if expenditure function e double dash, यानी एक एक्सपेंडिचर फंक्शन अगर हम उससे निकालते हैं e डबल डैश यूटिलिटी फंक्शन से, such that if an expenditure function e double dash is reduced from it, from the utility function, then e dash and e double dash would be identical। सिंपल टर्म्स में ये है कि अगर एक एक्सपेंडिचर फंक्शन e डैश एग्जिस्ट करता है और वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस है, होमोजेनस है और कॉन्केव है, तब then there exists a well behaved utility function, तब एक well behaved utility function u dash एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम उस यूटिलिटी फंक्शन से u dash से किसी एक्सपेंडिचर फंक्शन को निकालते हैं जो कि e डबल डैश है, तो if we reduce an expenditure function from this utility function और वो एक्सपेंडिचर फंक्शन e डबल डैश है, then e dash and e डबल डैश would be identical। यानी जो एक्सपेंडिचर फंक्शन पहले एग्जिस्ट कर रहा था और जो हमने रिड्यूस किया है वो दोनों आइडेंटिकल होंगे, यानी दोनों सेम प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ई डबल डैश, जिसमें वो प्रॉपर्टीज हैं वेल बिहेव्ड की, कंटिन्यूअस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लीनियर होमोजेनस है और कॉन्केव है, देन देयर एग्जिस्ट, तब इसका मतलब है कि एक यूटिलिटी फंक्शन u डैश एग्जिस्ट कर रहा और उस u डैश से अगर हम कोई दूसरा एक्सपेंडिचर फंक्शन e डबल डैश निकालते हैं तो e डबल डैश और e डैश आइडेंटिकल होंगे। उसी तरह से ये प्रॉपर्टी रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल का मतलब है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन की जगह अगर हम ये कहें इफ देयर एग्जिस्ट ए यूटिलिटी फंक्शन u डैश, अगर एक यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो कंटिन्यूअस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कॉन्केव है, तो अगर यूटिलिटी फंक्शन कंटिन्यूअस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कॉन्केव है, देन देयर एग्जिस्ट अ वेल बिहेव्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन ई डैश। यानी अगर कोई यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो कंटिन्यूअस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कॉन्केव है, तब एक एक्सपेंडिचर फंक्शन वेल बिहेव्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसे हम ई डैश कहते हैं, वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि अगर हम उस यूटिलिटी फंक्शन u डैश से कोई दूसरा एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालते हैं, सॉरी, अगर हम उस एक्सपेंडिचर फंक्शन से कोई दूसरा यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं, अगर हम ई डैश से कोई दूसरा यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं u डबल डैश, तो जो ओरिजिनल u डैश है और u डबल डैश है वो आइडेंटिकल है। यानी सिंपल टर्म्स में ये है कि अगर कोई वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्सपेंडिचर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसे हम ई डैश कह रहे हैं। तो इफ देयर एग्जिस्ट अ यूटिलिटी फंक्शन u डैश which is well behaved, then corresponding to this well behaved utility function there exists an expenditure function e dash, तो वो तब e dash एक एक्सपेंडिचर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम इस e dash से कोई यूटिलिटी फंक्शन दूसरा निकालते हैं u डबल डैश, तो u डबल डैश और u डैश जो है वो आइडेंटिकल। तो ये शेपर्ड उजावा डुअलिटी थ्योरम कहलाती है। तो शेपर्ड उजावा डुअलिटी थ्योरम में दोनों तरफे बातें हैं कि अगर कोई वेल बिहेव्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है
तब वहां पे एक वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन यू डैश एग्जिस्ट करेगा, और उस यू डैश से अगर हम एक्सपेंडिचर फंक्शन कोई निकालते हैं ई डबल डैश, तो ई डैश और ई डबल डैश आइडेंटिकल है। और दूसरी तरफ अगर कोई वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यू डैश, तो इसका मतलब ये है कि एक वेल बिहेव्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा ई डैश। और इस ई डैश से अगर हम कोई दूसरा यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं यू डबल डैश, तो यू डैश जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था और यू डबल डैश जो डिराइव कर रहे हैं बोथ विल बी आइडेंटिकल। और इसी प्रॉपर्टी की मदद से, या शेपर्ड-उजावा डुअलिटी थ्योरम जिसे हम कहते हैं, इसी डुअलिटी थ्योरम की वजह से हम इस बात पे सक्षम हैं कि हम इनडायरेक्टली यूटिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। यही यहाँ पे पहले जो पैराग्राफ है ऊपर वाले उसमें दिया हुआ है कि दिस वे ऑफ डिड्यूसिंग यूटिलिटी फंक्शन फ्रॉम एक्सपेंडिचर फंक्शन इज रेफर टू इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इस तरह से जब हम यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन से, तो वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। और ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हम दो स्टेप्स में निकालते हैं। देयर आर टू स्टेप्स। पहला है वी मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर फंक्शन। पहला है वी मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर फंक्शन, ये पहला स्टेप। और दूसरा है कि वी इन्वर्ट इट। इन्वर्ट मतलब उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। और once we invert it, we get the utility function in terms of income and price of goods. तो जब हम यूटिलिटी फंक्शन को इनकम और प्राइसेस के टर्म्स में निकालते हैं, तो वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होगा। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x1 x2 जो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये बहुत बड़ा अंतर है कि डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पहले भी बताया था वो x1 x2 के कंजम्पशन पे डिपेंड करता जो आपके गुड्स हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन उन गुड्स के प्राइसेस पे P1 P2 और इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा। और क्योंकि मॉनेटरी वेरिएबल्स मेजरेबल है, इसलिए यूटिलिटी फंक्शन जो हम इनडायरेक्टली इवॉल्व करते हैं ये भी मेजरेबल है। तो ये एक फायदा है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालने का। और शेपर्ड-उजावा जो डुअलिटी थ्योरम है, इट हैज इनेबल्ड अस टू डिराइव दिस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर कोई यूटिलिटी फंक्शन है जो वेल बिहेव्ड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेल बिहेव्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और उस वेल बिहेव्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन से अगर हम कोई दूसरा यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं यू डबल डैश, तो वो यूटिलिटी फंक्शन जो हम डिड्यूस कर रहे हैं, जो कि इनकम और प्राइसेस का फंक्शन है, और जो ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन है जो गुड्स का है, उन दोनों आइडेंटिकल होंगे, यानी उनकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे। इसीलिए हमने प्रॉपर्टीज आपको शुरू में बताई, यूटिलिटी फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज बताई और एक्सपेंडिचर फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज। तो ये आपको ध्यान में रखना। और इनका जो डिस्कशन है डिटेल्ड, आप बाउमल की किताब से पढ़ सकते हैं। और एडवांस डिस्कशन अगर आपको पढ़ना, अगर आपका इससे काम चल रहा है तो आप इससे चलाइए। एंड्रयू मास्कोलर, विंस्टन और ग्रीन की किताब बताइए। कई बार लोग पूछते हैं कि किसी टीचर ने ये किताब पढ़ी। आप अपनी गरिमा को और टीचर की गरिमा को कम मत कीजिए, विभाग की गरिमा को कम मत कीजिए, क्योंकि निल्सन इंडिया टुडे का जो सर्वे है, आपकी यूनिवर्सिटी को 22nd रैंक मिली हुई है, उसकी गरिमा का भी आपको ध्यान में रखना। अगर आपका नोट से काम चल जाए तो आप उसी से पढ़ लीजिए जो आपको ये नोट्स दिए हैं। और ये नोट्स काफ़ी कुछ हमने इन किताबों से पढ़ के बनाए, कुछ अपना इनपुट इसमें ऐड किया।
So don't ask if anyone has read this book or not. It is for you to decide. If you want, you can go through. If you don't want, no need. इसमें दो शेर इस समय याद आ रहे हैं जो आपको चलते चलते सुनाना चाहेंगे। पूछते हैं कि वो गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, हम ही बतलाएं या वो बतलाएं क्या। गालिब कौन है ये लोग पूछ रहे हैं, अब हम बताएं ये कि वो खुद ही या जान लें, वो ज़्यादा बेहतर। तो ये मत पूछें कि ये बुक्स किसने पढ़ी नहीं पढ़ी, आप पढ़िए और इस यूनिवर्सिटी की गरिमा को बढ़ाएं, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो शेर है तो ये है कि कोरोना की वजह से जो टीचिंग है वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है। इसके अलावा पूरा एजुकेशन सिस्टम अफेक्टेड है। अभी इकोनॉमिक टाइम्स में निकला था लगभग 10 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, और कल नारायण मूर्ति जी का एक बेंगलोर इंस्टीट्यूट में लेक्चर था, उन्होंने बताया लगभग 14 करोड़ लोग इस कोरोना से प्रभावित हैं। इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है और आज लोग ये नहीं समझ पा रहे कि फ्यूचर क्या होगा। ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। तो आगे मतलब इस कोरोना की वजह से बहुत सारी परेशानियां लोगों में आ गई हैं। कईयों की नौकरी चली गई, कईयों का व्यापार कम हो गया, पर्यटन टूरिज्म पूरा बैठ गया है, टीचिंग बुरी तरह अफेक्टेड है, एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी मुश्किल करा पा रही फाइनल ईयर के, बाकियों के नहीं हो पा रहे हैं। तो ऑलरेडी परेशानी इतनी है। इस पर भी गालिब ने एक शेर लिखा है कि मेरी किस्मत में गमगर इतना था, मेरी किस्मत में गमगर इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते। तो अगर किस्मत में इतना गम था, बहुत से दिल देने की जरूरत है। आप और इस गम को मत बढ़ाइए ये कह के कि वेदर एनीवन हैज रेड इट बुक और नॉट। आपको अच्छी लगे आप पढ़िए, नोट से काम चल जाए या कोई और किताब आपके पास अच्छी है जरूर पढ़िए। तो जहाँ जो ये सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, जरूरी नहीं है आप पढ़ें। इफ यू फील लाइक रीडिंग इट यू गो थ्रू इट, इफ यू डोंट फील लाइक रीडिंग इट यू डोंट गो थ्रू इट। तो ये सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, और क्योंकि ये लेक्चर भी जो इनपुट लिया काफ़ी कुछ इन पे बेस करता है। क्योंकि अगर हम तीन चीज़ें एक साथ ले लेते हैं, x1 x2 और टोटल यूटिलिटी, तो वो 3D डायग्राम बनता जो बहुत अजीब सा लगता। इसलिए कई जगह पे हमने डायग्राम का सिंप्लीफिकेशन कर दिया। उन बुक्स में आपको 3D डायग्राम मिलेगा, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके 2D में ही बनाया हुआ है। वहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ एक गुट कम कर दिया है, लेकिन कर्व का जो शेप है वो आपको देने की कोशिश की है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है केवल एक पर्टिकुलर रीजन में, टोटल यूटिलिटी कर्व कॉन्केव है, वो आप एक गुड से भी दिखा सकते हैं कंजम्पशन। और उसी तरह से अगर रिलेटिव चेंज होता प्राइसेस का, एक्सपेंडिचर फंक्शन वहाँ कॉन्केव है, उसको भी आप एक गुड के प्राइस पे और टोटल एक्सपेंडिचर लेके दिखा सकते हैं। तो कई जगह पे आप जो बुक में इनपुट है आप अपना इनपुट ऐड कर सकते हैं ताकि बात आप तक पहुंच जाए। क्योंकि 3D में जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी क्लैरिटी उतनी नहीं आ पाती जो 2D में आता। तो कई जगह पे डायग्राम को सिंप्लीफाई भी किया है, और उसको आप समझिएगा। जहाँ आपको दिक्कत लगे आप हमें कॉल करके वहाँ पूछ भी सकते हैं। 9451388135 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। वैसे ये नोट्स इतने हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें फिर हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव करेंगे एक्सपेंडिचर फंक्शन से। तो थोड़ा मैथमेटिकल रहेगा। मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी उसमें डायग्राम, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये सब रहेंगे। हम लोग से जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है हम लोग उसको कर देते हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहे तो आप 9451388135 पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं।
बाकी आई होप यू विल ट्राई टू फॉलो दीज लेक्चर्स। इसको कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, और जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत है। तो ये अगर आप नोट्स साथ साथ नहीं बनाते हैं तो बाद में आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इतना प्रेशर हो जाएगा कि फिर उसको फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग कई पेपर्स में एक साथ चल रही है, और ऑनलाइन लेक्चर्स में डायरेक्ट फीडबैक कई बार नहीं मिल पाता, इसलिए आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए, और कहीं भी आपको दिक्कत है आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो गुड विशेस टू यू ऑल वंस अगेन, एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। मैंने लेक्चर्स को काफ़ी छोटा कर दिए हैं, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी रहेगी। ओके, गुड विशेस वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।